स्वागत है। आज हमारे सामने झारखंड सामान्य ज्ञान की एक किताब है, लेकिन हम इसे सिर्फ पढ़ने नहीं वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद थोड़ा गहरा है। हाँ, हम इसे झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की तैयारी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने पहले थोड़ी पड़ताल की है। हमने जेपीएससी के पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखे, ये समझने के लिए कि झारखंड में प्रथम वाले टॉपिक से सवाल आखिर आते कैसे हैं। सही बात है, क्योंकि हजारों तथ्य हैं, पर जेपीएससी कुछ खास ही क्यों पूछता है? उनका फोकस राजनीति पर है, संस्थानों पर, या फिर उद्योगों पर? बस यही। हाँ, तो आज हम पहले उस पैटर्न को समझेंगे और फिर इस किताब से सिर्फ वही जानकारी निकालेंगे जिसकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और एक बात तो विश्लेषण से साफ है, जेपीएससी अटपटे या बहुत मामूली तथ्य नहीं पूछता। अच्छा? उनका ध्यान उन प्रथम लोगों, संस्थानों और घटनाओं पर होता है जिन्होंने सच में झारखंड की नींव रखी, जैसे पहला मुख्यमंत्री, पहला बड़ा कारखाना, या फिर अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह। हाँ, ये सवाल सिर्फ तथ्य नहीं है, ये एक तरह से झारखंड के एक राज्य के रूप में विकसित होने की कहानी बताते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से राज्य की शुरुआत हुई, यानी सरकार का गठन। जब राज्य बना तो सबसे पहली चुनौती तो एक राजनीतिक नेतृत्व की ही रही होगी। हाँ, बिल्कुल। और इस किताब के मुताबिक झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी, जो उस समय भाजपा से थे। बाबूलाल मरांडी। और राज्यपाल? पहले राज्यपाल का पद संभाला प्रभात कुमार ने। ये दो नाम तो किसी भी जेपीएससी उम्मीदवार के लिए सबसे बुनियादी जानकारी है। लेकिन राजनीति हमेशा सीधी लकीर पर तो नहीं चलती। जेपीएससी कई बार कुछ खास परिस्थितियों पर भी सवाल पूछता है, जैसे क्या कोई कार्यवाहक राज्यपाल भी रहा है? किताब में इस पर कुछ है? हाँ, इसका जिक्र है। राज्य के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। अच्छा। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है। ये दिखाता है कि जेपीएससी चाहता है कि उम्मीदवार इन बारीकियों पर भी ध्यान दें। और बारीकियों की बात करें तो झारखंड की राजनीति की एक पहचान उसकी अस्थिरता भी रही है। क्या किताब में पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री का कोई रिकॉर्ड है? ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मील का पत्थर रहा होगा। बिल्कुल, और ये एक बहुत दिलचस्प कहानी भी है। साल 2006 में मधु कोड़ा। हाँ, मधु कोड़ा। उन्होंने राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना नहीं था। सही बात है। ये उस दौर की राजनीति का एक लक्षण था जहां किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था और निर्दलीय विधायक किंग मेकर बन जाते थे। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा शासन के जो दूसरे स्तंभ हैं, जैसे विधानसभा और लोक सेवा आयोग, उनके पहले प्रमुखों के बारे में भी जानना जरूरी होगा। और क्योंकि हम जेपीएससी की ही तैयारी की बात कर रहे हैं, तो ये जानना तो जरूरी है कि उसका पहला अध्यक्ष कौन था। हाँ, ये तो पूछ ही सकते हैं। किताब में ही दोनों नाम साफ साफ दिए हैं। राज्य की पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी। और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पहले अध्यक्ष थे फातिक चंद्र हेम्ब्रम। इनके साथ ही पहले मुख्य सचिव बीएस दुबे और पहले लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव का नाम भी जोड़ लें तो राज्य के शुरुआती प्रशासनिक ढांचे की तस्वीर पूरी हो जाती है। और इस तस्वीर का एक अहम हिस्सा न्यायपालिका भी है। रांची उच्च न्यायालय के बारे में भी एक तथ्य अक्सर पूछा जाता है। हाँ, कि रांची में जो झारखंड उच्च न्यायालय स्थापित हुआ वो देश का 21वां उच्च न्यायालय था। तो आप देखिए कैसे एक नए राज्य को चलाने के लिए जो पूरा राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा चाहिए, इन सभी प्रथम नियुक्तियों के साथ उसे खड़ा किया जा रहा था। वाकई, तो एक तरफ ये राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तैयार हो रहा था, लेकिन किसी भी राज्य को चलाने के लिए सिर्फ नेता और अफसर को काफी नहीं होते। हाँ, अर्थव्यवस्था की नींव भी चाहिए। हाँ, और झारखंड के मामले में, जिसे खनिजों की भूमि कहते हैं, ये नींव तो उद्योगों ने ही रखी होगी। देश के पहले बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को लेकर किताब में क्या जानकारी है? और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि झारखंड के कई प्रथम सिर्फ राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रथम हैं। अच्छा, जैसे? सबसे बड़ी मिसाल है जमशेदपुर। उस समय साक्षी के नाम से जाना जाता था। यहीं पर देश का पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ। ये सिर्फ एक कारखाना नहीं था, ये आधुनिक भारत के औद्योगिक युग की शुरुआत थी और उसकी जमीन झारखंड में तैयार हुई। वाकई। और इसी तरह का एक और बड़ा नाम सिंदरी का आता है। वो किस लिए इतना महत्वपूर्ण है? सिंदरी जो धनबाद में है, वहां देश का पहला उर्वरक कारखाना लगा। सोचिए, आजादी के ठीक बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों लोगों का पेट भरने की थी। और उस जरूरत को पूरा करने के लिए रासायनिक खाद जरूरी थी। उस मिशन की शुरुआत सिंदरी के इसी कारखाने से हुई,
तो ये सिर्फ झारखंड का नहीं बल्कि पूरे भारत के कृषि विकास का एक अहम पड़ाव था। तो ये तो जबरदस्त बात है। अब उस खनिज की बात करते हैं जिसके लिए झारखंड सबसे ज्यादा जाना जाता है, कोयला। कोयला खनन से जुड़े भी कुछ प्रथम तथ्य होंगे। मैंने कोल वॉशरी के बारे में सुना है। हाँ, कोल वॉशरी मतलब एक ऐसा प्लांट जहां खदान से निकले कोयले को धोकर उसकी अशुद्धियां दूर की जाती है ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। ठीक है। किताब के मुताबिक देश की पहली कोल वॉशरी घाटों में स्थापित की गई थी, जो रामगढ़ जिले में है। और मैंने सुना है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी का भी जिक्र। बिल्कुल, वो है करगाली में, जो बोकारो में है। ये दोनों तथ्य मिलकर दिखाते हैं कि कोयला क्षेत्र में झारखंड का दबदबा सिर्फ खनन तक नहीं था, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग और क्वालिटी सुधारने में भी उसने देश में एक बड़ी भूमिका निभाई। कोयला और लोहे के अलावा क्या ऊर्जा के किसी नए स्रोत को लेकर भी झारखंड में कोई पहला प्रयास हुआ था? हाँ, और ये दिखाता है कि राज्य कितना आगे की सोच रहा था। देश का पहला मीथेन गैस का कुआं परबतपुर में खोदा गया, जो बोकारो में है। अच्छा। तो ये सारे उदाहरण, जमशेदपुर का स्टील, सिंदरी का उर्वरक, घाटों की कोल वॉशरी और परबतपुर का मीथेन कुआं, ये सिर्फ कारखाने नहीं हैं, ये वो स्तंभ हैं जिन पर झारखंड की आर्थिक पहचान टिकी है। तो हमारे पास एक सरकार है और बड़े बड़े उद्योग भी हैं, लेकिन इन सबको चलाने के लिए पढ़े लिखे कुशल लोगों की भी तो जरूरत पड़ी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी तरह की शुरुआती पहल हुई। पहले कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई जिक्र है? जरूर है, और यहाँ भी इतिहास राज्य बनने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। राज्य का पहला महाविद्यालय था संत कोलंबा महाविद्यालय, हजारीबाग में। और अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो राज्य का पहला विश्वविद्यालय था रांची विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। 1960, यानी राज्य बनने से 40 साल पहले। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की एक मजबूत नींव पहले से ही मौजूद थी। एकदम सही। और इसी नींव पर आगे चलकर दूसरे विशेष संस्थान बने, जैसे राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। हाँ, जो अपने आप में ये दिखाता है कि राज्य की नीतियां कृषि और आदिवासी विरासत को कितना महत्व देती हैं। आपने आदिवासी विरासत की बात की और यहीं से झारखंड की असली पहचान जुड़ी है। ये सिर्फ खनिजों और कारखानों की भूमि नहीं है, ये संघर्ष और आंदोलनों की भी भूमि है। अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित आदिवासी विद्रोह कौन सा था? और ये एक ऐसा तथ्य है जो मतलब हर झारखंडी को जानना चाहिए। किताब के अनुसार 1771 में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के पहले आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। 1771, ये 1857 के सिपाही विद्रोह से भी लगभग 86 साल पहले की बात है। बिल्कुल, ये तथ्य सिर्फ एक घटना नहीं है, ये झारखंड के स्वाभिमान, उसकी पहचान और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कभी ना हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। जेपीएससी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। अच्छा, समाज के निर्माण में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की भी बात होती है। क्या विधानसभा में प्रतिनिधित्व से जुड़ा कोई ऐसा प्रथम तथ्य है जो इस सोच को दिखाता है? हाँ, एक दिलचस्प तथ्य है। राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले एंग्लो इंडियन सदस्य थे जोसेफ गोल्डस्टाउन। अच्छा। ये दिखाता है कि राज्य के गठन के समय ये कोशिश की गई थी कि छोटे से छोटे समुदाय को भी विधायी प्रक्रिया में आवाज मिले। ये तो साफ है कि झारखंड की पहचान की जड़ें बहुत गहरी है और इस पहचान को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की भी तो कोई भूमिका रही होगी। क्या किताब में झारखंड के पहले समाचार पत्र का जिक्र मिलता है? हाँ, मिलता है। झारखंड का पहला समाचार पत्र था राष्ट्रीय, जो 1950 में रांची से प्रकाशित होना शुरू हुआ। 1950, एक बार फिर राज्य बनने से 50 साल पहले। ये तो कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि झारखंड की एक अलग पहचान की चेतना सिर्फ कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं थी, बल्कि जमीनी स्तर पर बौद्धिक रूप से भी ये बहुत पहले से मौजूद थी। बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि एक अलग राज्य की मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, इसकी जड़ें एक गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान में थी, जिसे इस तरह के समाचार पत्रों ने आवाज दी। तो इस पूरी पड़ताल का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि जेपीएससी उन प्रथम पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने राज्य की राजनीतिक, औद्योगिक, शैक्षिक और सामाजिक नींव रखी। ये सिर्फ बिखरे हुए सवाल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे से जुड़कर झारखंड की विकास यात्रा की पूरी कहानी सुनाते हैं। ये एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। आप उन्हें जोड़ते हैं तो एक तस्वीर उभरती है। पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक ढांचा बनाया,
जमशेदपुर और सिंदरी जैसे पहले उद्योगों ने आर्थिक नींव रखी। रांची विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने बौद्धिक जमीन तैयार की। और तिलका मांझी जैसे नायकों ने उस जमीन में स्वाभिमान की भावना को जिंदा रखा। बस यही। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये पहले तथ्य केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये वर्तमान पर भी सवाल खड़े करते हैं। हाँ, और वो सवाल ये है कि क्या झारखंड के पहले उद्योगों ने विकास का जो मॉडल तय किया, आज भी राज्य उसी रास्ते पर चल रहा है? और दूसरा, ज्यादा जरूरी सवाल, क्या तिलका मांझी द्वारा शुरू किए गए पहले विद्रोह की वो भावना आज भी राज्य के उन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में जीवित है जो जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की बात करते हैं? यह सवाल सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि झारखंड को गहराई से समझने के लिए है।